नमस्ते जी। मेरे पापा के दोस्त की सिर्फ एक बेटी थी, तो घर वालों ने जायदाद के लालच में मेरी शादी उससे कर दी। और जब मेरी पहली बेटी हुई तो घर वालों ने मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे कान भरने शुरू कर दिए। और कुछ सालों बाद अंकल के देहांत के बाद मैंने तंग आकर पत्नी को घर से निकाल दिया। और उसके जाने के बाद कोई भी मेरी बेटी का ख्याल ना रखता, और मैं खुद बाहर से खाना खा कर आता। एक दिन मैं काम से घर लौटा तो माँ मेरी बेटी को बुरी तरह से मार रही थी कि गंध हमारे पास फेंक गई है। तो मैंने बेटी उठाई और सीधा पत्नी के पास गया तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि वहां पर माँ, मैं आंसू से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वह मेरी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ कविता से शादी करना चाहता हूँ। मैं कब से माँ की मिन्नतें किए जा रहा था, मगर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह सर झुकाए कपड़े सीने में ऐसे व्यस्त थी जैसे इससे बढ़कर कोई जरूरी काम इनकी जिंदगी में ना हो। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने खड़े होकर गुस्से से ठोकर मारी और सिलाई मशीन को धक्का दिया। माँ ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, दफा हो जा यहाँ से और मुझे काम करने दे। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। माँ बाप से बढ़कर अच्छा बच्चों के लिए कोई भी नहीं सोचता। तुम अभी जज्बाती हो रहे हो। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें भी हमारा फैसला ठीक ही लगेगा। अब जाओ और मुझे काम करने दो। आखिर माँ ने मुझे झिड़क ही दिया। मैं बेबस पैर पटकते हुए वहां से चला आया, क्योंकि जानता था भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। मैं कुछ भी कह लेता, माँ मेरी कोई बात नहीं मानने वाली थी। पापा पहले ही सारे फैसले माँ को सौंप चुके थे, इसलिए पापा से भी बात करना बेकार था। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। अंकल का कोई बेटा नहीं था। शादी के सालों बाद मुश्किल से एक ही बेटी हुई आंसू। काश वह भी ना हुई होती। अगर वह वहां ना होती तो कौन सी दुनियादारी में कमी आ जानी थी। मैं बस यही सोचता जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि माँ पापा मेरा कहाँ मान जाए। मैंने कई बार उनके आगे हाथ जोड़े कि वह मेरी शादी आंसू से ना करें, मगर मेरी एक ना चली। घर के सब लोग अपने फैसले पर डटे रहे। मैं लाचार सा उनके सामने खड़ा रह गया। माँ का कहना था कि आंसू ब्रिजलाल अंकल की इकलौती बेटी है और उससे शादी हमारे लिए बेहतर रहेगी। मैं जानता था कि वह जायदाद के लालच में ऐसा कर रही है, मगर उनके आगे मेरी एक ना चली। मैंने कविता के बारे में सोचा तो दिल अंदर से भर आया, मगर कुछ कर नहीं सका। दिन बीतते गए और मेरी शादी आंसू से हो गई। दिल में खालीपन था। शादी के दिन भी मेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो किसी दूल्हा के चेहरे पर होती है। मगर मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। आंसू जब पहली बार मेरे सामने आई तो वह सादे से सूट में थी। चेहरे पर शर्म थी, आंखों में डर, उसकी आंखों में नमी थी। शादी के बाद के दिनों में मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वह मासूम थी, नासमझ थी, दुनिया की चालाकियों से अनजान थी। उसे पति को काबू में करना नहीं आता था। मैंने चाहा कि मैं भी इसके साथ सही हो जाऊं। मैंने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। वह मेरी पसंद का खाना बनाती, मेरा ख्याल रखती। मैंने महसूस किया कि वह दिल से चाहती है कि मैं खुश रहूं। शुरू के दिन अच्छे गुजरे। मुझे वह प्यारी लगती थी। उसकी बातों में मासूमियत थी। मगर समय के साथ जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी सादगी जो पहले अच्छी लगती थी अब चुभने लगी। वह हर बात में मुझसे अनुमति लेती, हर फैसला मुझ पर छोड़ देती। उसका यह नरम स्वभाव अब मुझे कमजोरी लगने लगा। मैं चाहता था कि वह कभी कभी अपनी बात मनवाए,
मगर वह तो जैसे बस मेरा कहा मानने के लिए ही पैदा हुई थी। उसका नाज नखरे ना दिखाना, जिद ना करना और लाड ना उठाना, यह शायद उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया था। मैं महसूस करने लगा कि मैं इससे उगता रहा हूँ। वह जब मेरे पास आती तो मुझे उलझन होने लगती। मैं उसके सवालों के जवाब हाँ में देने लगा। कभी कभी तो बगैर बात किए ही कमरे से निकल जाता। वो हैरान रह जाती, मगर कुछ कहती नहीं। उसके अंदर का सुकून अब मेरे अंदर की बेकरारी को बढ़ाने लगा। घर वाले भी उसके खिलाफ बातें करने लगे। माँ कहती है कि यह लड़की अच्छी जरूर है, मगर बिल्कुल बेकार है। ना बोलती है ना कुछ समझती है। बहनें कहती है बहनें कहती कि आंसू तो गूंगी लगती है। और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहता। धीरे धीरे मेरी खामोशी ने सबको यह विश्वास दिला दिया कि मैं भी उसके खिलाफ हूँ। एक दिन फोन आया कि उनके अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमें फौरन पहुंचना है। आंसू यह बात सुनकर रोने लगी, तो मैंने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। उस समय मैं उसके लिए दिल में नरमी महसूस कर रहा था। फौरन उसे तैयार होने के लिए कहा और हम अंकल के घर पहुंच गए। लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही अंकल का देहांत हो गया। आंसू दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं उस समय दिल से उसके दुख को महसूस कर रहा था, मगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। कई दिन इस सदमे से बाहर आने में लग गई, मगर धीरे धीरे वह नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आई। अंकल के जाने के बाद घर को किराए पर चढ़ाकर वह वापस हमारे पास आकर रहने लगी थी। मुझसे भी जितना हो सकता था उसका दिल बहलाने की कोशिश करता था, ताकि वह अंकल को कम याद करे और कम दुखी हो। अंकल के मरने के बाद जब जायदाद के पेपर्स हमारे घर पहुंचे तो माँ के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। वह हर दिन पेपर्स के बारे में छेड़ती थी, कहती कि आंसू अब हमारी अपनी है, अब तो जमीन भी हमारी होगी। मैं सब सुनता रहा। अब मुझे इस बात का अंदाजा अच्छे तरीके से हो गया था कि माँ ने क्यों जबरदस्ती मेरी शादी आंसू से करवाई थी। वह सिर्फ और सिर्फ आंसू की जायदाद के पीछे थी, जो इकलौती होने की वजह से उसके हिस्से में आने वाली थी। माँ जानती थी कि बृजलाल अंकल ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले थे, क्योंकि वह बहुत बीमार थे। इसलिए माँ ने मीठी मीठी बातों से अंकल को भी अपने जाल में फंसा लिया था और उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह आंसू का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी और उसे बेटी बनाकर रखेगी। अंकल के मरने के बाद माँ का मकसद पूरा होने के करीब था। माँ ने अब कोशिश शुरू कर दी कि आंसू की जायदाद मेरे नाम हो जाए, मगर पता चला कि आंसू के पापा ने वसीयत में लिखा था कि आंसू अपनी जायदाद 30 साल की उम्र से पहले किसी के नाम नहीं कर सकती। यह सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। वह उदास होकर बोली कि अब इसके 30 साल होने में अभी 6-7 साल बाकी है। उस दिन से माँ का व्यवहार उसके साथ बदल गया। अब वह हर बात पर उसे ताने देती। कभी खाने में नमक ज्यादा होने पर डांट देती, कभी कहती कि इसके आने से घर में मनहूसियत फैल गई है। आंसू चुपचाप सब कुछ सह लेती। मैं भी देखता रहता, मगर कुछ कहता नहीं। शायद दिल ही दिल में मैं भी इन जैसा बन चुका था। आंसू पहले जैसी नहीं रही थी। वह बोलना छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में वह डर बैठ चुका था जो पहले सिर्फ झिझक था। वह अब हर काम खामोशी से करती और दिन रात घर के कामों में लगी रहती। मैं उसके पास जाता तो वह घबरा जाती।
उसकी सादगी अब मुझे उलझन देने लगी थी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे अंदर यह नफरत कहाँ से आ गई। शायद घर वालों की बातों ने मेरे दिल में जहर घोल दिया था। मैं अब उसे देखता तो बस एक बोझ महसूस करता। उसकी खामोशी मुझे तकलीफ देने लगी थी। वो जब बोलती तो लगता जैसे मुझ पर कोई इल्जाम लगा रही हो, हालांकि वह तो सिर्फ अपनी बात कर रही थी होती। घर वालों ने उसे और तंग करना शुरू कर दिया। कभी उसके कपड़े छुपा देते, कभी खाना देर से देते। माँ उसके सामने कहती कि यह जमीन नाम कर दे तो हम इसके नाज नखरे भी उठा लेंगे। आंसू सब कुछ सुनती रहती, मगर उसने एक शब्द नहीं कहा। थोड़े समय बाद हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हो गई, और बेटी पैदा होने के बाद तो माँ ने जैसे उसके साथ एक नई दुश्मनी निकाल ली थी। बात बात पर उसे ताने देती थी कि तुमने एक बेटी पैदा की है, काश तुमने बेटा पैदा किया होता जो सहारा बनता। तुमने भी अपनी तरह एक बेटी पैदा कर दी जो कल को मेरे बेटे का सर झुकाएगी। आंसू के चेहरे पर माँ की बातें सुनकर तकलीफ साफ दिखती थी, मगर उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। मैं कभी कभी उसे देखता तो दिल में हल्का सा एहसास होता कि वह बेकसूर है, मगर अगले ही पल माँ की बातें दिमाग में गूंजने लगती कि यह सब इसी के नसीब का हिस्सा है। मैं अंदर से खोखला होता जा रहा था। आंसू की उम्र 26 साल हो चुकी थी। अभी उसके 30 होने में 4 साल बाकी थे, मगर घर में ऐसे हालात बन गए थे कि लगता था जैसे हर दिन एक तकलीफ में हो। मैं अब उससे दूर रहने लगा। वह खाना बनाती मगर मैं बाहर से खा कर आता। वह मेरा इंतजार करती मगर मैं देर तक घर वापस ना आता। उसके दिल में प्यार था, मगर मेरे दिल में अब सिर्फ खालीपन रह गया था। वो मेरा हाल समझती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती थी। मैंने कई बार सोचा कि इस सब का अंजाम क्या होगा, मगर हर बार सोचकर चुप हो गया। शायद मैं खुद ही अपने अंजाम से भाग रहा था। आंसू मेरे सामने से गुजरती तो मैं नजरें फेर लेता। वह कुछ बोलना चाहती, मगर अब उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी। घर में अब रोज नई बातें थी। माँ कहती कि यह लड़की तो हमारे सर पर बोझ बन गई है। बहनें हंसती और कहती कि इसका क्या फायदा अगर जमीन पर कब्जा नहीं मिलता। मैं सुनता रहा। खामोशी अब मेरी आदत बन चुकी थी। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं कब इन सब के जैसा हो गया हूँ। आंसू की आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं रही थी। वह अब एक जिंदा लाश की तरह घर के कोने में रहती थी, और मैं भी उसके अरमानों के कातिलों में शामिल हो चुका था। मगर मुझे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ। मैं तो अपनी बेटी का भी एहसास नहीं करता था कि कल को जब वह बड़ी होगी और अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए देखेगी तो मुझसे नफरत करेगी। घर का माहौल अब हर बीते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा था। माँ तो जैसे बस एक ही बात सुनाती थी कि आंसू की जायदाद उनके हाथ क्यों नहीं लग रही। वह हर दिन कोई ना कोई नई बात निकालती। कभी कहती कि लड़की मनहूस है, कभी बोलती कि इसने घर का सुकून चैन छीन लिया है। मैं थक थक चुका था इन रोज रोज के झगड़ों से, मगर मैं खुद भी अब इनके असर में आ चुका था। आंसू की खामोशी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हर बार मेरी बात को चुपचाप सुन लेती, मगर कभी जवाब ना देती, और मुझे लगता जैसे वह मुझे चुप रहकर कमजोर दिखाना चाहती है। एक दिन सुबह का टाइम था, मुझे काम पर जाना था। आंसू नाश्ते की तैयारी कर रही थी। माँ किचन में आ गई और बिना वजह उस पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें काम करना नहीं आता।
तुम्हारे हाथ से कुछ ठीक नहीं होता। मैंने भी माँ का साथ दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस इतना याद है कि मैंने भी उस पर चीख कर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। माँ तुम्हें कुछ कह रही है और तुम जवाब तक नहीं देती। वह बस आंखों में आंसू लिए खड़ी रह गई। मैं बगैर नाश्ता किए काम पर चला गया। उस दिन के बाद यह झगड़े आम हो गए। माँ और बहनें हर समय आंसू को बात पर ताने देती और मैं खुद भी रोज उस पर गुस्सा होता। वह हर बात सह जाती। मेरी बेटी पैदा होने के बाद माँ ने उसके लिए ताना भी निकाल दिया था कि आंसू ने मुझे कोई वश नहीं दिया। आंसू मनहूस है। इसकी कोख से मेरा बेटा जन्म नहीं ले सकता। वो मुझे कभी भी वंश नहीं देगी। इस दुनिया में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। माँ की बातें मुझे भी ठीक लगने लगी थी, इसलिए मैंने भी चुप्पी साध ली। आंसू बच्ची को गोद में लिए रो रही थी, मगर मैंने उसे दिलासा देने के बजाय बस एक नजर देखा और पलट गया। समय बीतता गया। आंसू अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो खामोशी थी। वो अब घर की दीवारों में कैद सी हो गई थी। माँ ने उस पर जुल्म की कोई हद नहीं छोड़ी थी। कभी खाने में नमक ज्यादा होने पर बर्तन उठाकर फेंक देती। कभी उसके हाथ से कपड़ा छीन कर कहती कि तुम्हारे हाथ मनहूसियत वाले हैं। मैं इन सब पर चुप रहा। एक दिन माँ ने कहा कि अब इस घर में इसका रहना ठीक नहीं। मैंने उनकी बात सुनी तो दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट हुई, मगर अगले ही पल माँ ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटी का भी सोचना चाहिए। अगर यह मनहूस यहाँ रही तो तुम्हारी बच्ची भी इस जैसी बन जाएगी। यह सुनकर मेरे अंदर का सारा धैर्य जैसे खत्म हो गया। मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया कि अब इसे घर से जाना होगा। मैं रात देर से आया। वह बेटी को सुला चुकी थी। मैंने उससे कहा कि सुबह तुम यहाँ से चले जाना। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर होठ खामोश। बस इतना बोली कि अगर मैं चली गई तो अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगी। मैंने गुस्से से कहा कि यह बच्ची यही रहेगी। यह मेरा घर है, मेरी बच्ची है। तुम जा सकती हो। वो कुछ देर चुप रही, खड़ी रही। फिर बच्ची के माथे को चूमा और धीरे से बोली कि भगवान तुम्हें अंकल अकल दे। अगले ही दिन वह चली गई। बेशक वह खुद गई थी, लेकिन उसे हमारे व्यवहार ने यहाँ से निकल जाने पर मजबूर किया था। एक तरह से हमने ही उसे घर से निकाला था। उसके जाने के बाद माँ और बहनों के चेहरे पर सुकून सा था। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर मैं अंदर से खाली हो गया था। घर का सुकून जैसे किसी ने छीन लिया था। मैं सुबह काम पर जाता और रात गए वापस आता। मेरी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी थी, मगर मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। ना मैं उसे टाइम दे पाया, ना प्यार। शुरू में माँ ने कहा कि चिंता ना करो, वह बच्चे को संभाल लेगी, मगर कुछ दिनों बाद ही वह परेशान हो गई। बेटी जब रोती तो माँ उसे चुप कराने की बजाय डांट देती, कभी कभी मार भी देती। मैं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहता था। मैं खुद बाहर से खाना खा कर आता। घर में अब खामोशी और गंदगी बढ़ती जा रही थी। मेरी बेटी जो पहले अपनी माँ के साए में साफ सुथरी और मुस्कुराती रहती थी, अब मैले कपड़ों में नजर आती। उसके बाल उलझे रहते, उसके कपड़ों पर दाग धब्बे होते। अक्सर माँ के डांटने से डरी रहती। माँ मैं काम से वापस आता तो वह एक कोने में बैठी अपनी माँ की कोई पुरानी चीज हाथ में लिए सो रही होती। कभी उसकी गुड़िया के कपड़े फटे होते, कभी उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान। मैं देखता, मगर दिल के अंदर वह एहसास पैदा ही नहीं होता था जो एक बाप के दिल में होना चाहिए। एक दिन
शाम को मैं दुकान से जल्दी वापस आ गया। घर में शोर था। दरवाजा खोलकर अंदर आया तो मेरी आंखों के सामने दृश्य ने मुझे हिला कर रख दिया। माँ मेरी बेटी को बुरी तरह से मार रही थी। वह रो रही थी। उसके हाथ में आंसू की एक फोटो थी, जिसे देखकर वह बार बार माँ के पास जाने की जिद कर रही थी। माँ चीख चीख कर कह रही थी कि यह गंध हमारे पास फेंक गई है। अपनी माँ की तरह तुझे भी हम पर बोझ बना दिया है। मैंने एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। मैं भागकर उसके पास गया। उसके नन्हे गाल माँ के थप्पड़ों से लाल हो गए थे। मैंने माँ का हाथ रोका। गुस्से में चीख पड़ा कि बस करे। माँ चौंक गई। बोली कि अब इस मनहूस की याद में तू भी हम पर चढ़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। बस अपनी बेटी को उठाया। उसके चेहरे पर आंसू थे, बाल बिखरे हुए थे। मैंने उसके गाल साफ किए और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माँ पीछे से कहने लगी कि जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ, देखो वह तुम्हें किस हाल में रखती है। मगर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने बाहर कदम रखा तो रात हो चुकी थी। बेटी मेरी गोद में थी। वह मेरे सीने से लगी रो रही थी। मैं चुप था, बस इतना सोच रहा था कि मैंने आखिर क्या खो दिया है। मैं सीधा आंसू के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खुला। आंसू ने मुझे देखा। वह पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों के नीचे गड्ढे। मगर जैसे ही उसने अपनी बेटी को मेरी गोद में देखा तो वह दौड़कर आगे बढ़ी। बेटी को अपनी बाहों में लिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बस खड़ा देखता रहा। मेरी जुबान बंद हो गई थी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। आंसू ने एक शब्द नहीं कहा। वह बस अपनी बेटी को सीने से लगाए रोती रही। मैंने चाहा कि कुछ कहूं, मगर बोल ना सका। मेरी जुबान जैसे खोखली हो गई थी। मेरे दिल में एक चुभन थी, एक जुर्म का एहसास, एक शर्मिंदगी। मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। मैं जान गया था कि मैंने अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी बेटी के दिल को जख्मी किया है। मैं घर वापस आया तो घर का सुकून मर चुका था। माँ चुप थी, बहनें मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा डरावनी थी। मैं जान चुका था कि आंसू को निकाल कर मैंने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई, बल्कि अपनी अंतरात्मा भी खो दी है। मेरी बेटी अब अपनी माँ के पास है और मैं अकेला हूँ। ना माँ का आशीर्वाद बाकी रहा, ना पत्नी का प्यार। अब बस पछतावे हैं जो हर रात मुझे जगा देते हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान दुनियावी फायदे के लिए रिश्तों को कुर्बान कर देता है तो आखिरकार वो खाली हाथ ही रह जाता है। दौलत, जायदाद और दुनिया की चमक दमक वक्त होती है, लेकिन एक सच्चे रिश्ते का एहसास और मोहब्बत हमेशा दिल में जिंदा रहती है। इस कहानी में दिखाया गया कि किस तरह लालच और दूसरों की बातों में आकर एक इंसान ने अपनी पत्नी को खो दिया। जिस औरत ने अपना घर बचाने के लिए हर दुख जुल्म बर्दाश्त किए, आखिर वही औरत अपनी बेटी के लिए लौट आई। वह चाहती थी कि उसकी बेटी माँ बाप दोनों के साय में पले और आगे बढ़ सके। आंसू ने अतीत की कड़वाहटों के बाद भी अपनी पति अपने पति के दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि माँ का दिल अपनी औलाद के बगैर सुकून नहीं पाता। आंसू 30 की हुई तो उसने जायदाद मेरे नाम करने के लिए कहा, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए था। वो बस मुझे माफ कर दे। जो मैंने उसके साथ किया वो किसी जुर्म से कम नहीं था। कुछ समय बाद उसने मुझे माफ कर दिया और हम दोनों वापस आंसू के घर आकर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी का एक उद्देश्य यही है
कि दौलत के लालच में इंसान अगर प्यार, इज्जत और एहसास को कुर्बान कर दे, तो आखिर में पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। रिश्तों की बुनियाद हमेशा भरोसे और बलिदान पर होनी चाहिए, ना कि लालच और जिद पर। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।